गुड इवनिंग स्टूडेंट। धनंजय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज फिर उपस्थित हैं शाम के 6 बजे एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यूज के लिए। तो आज फिर हम लोग एक नए चैप्टर को करेंगे और आज का हम लोग का चैप्टर है फोर्स और फ्रिक्शन। यानी फोर्स के भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों को दिखेंगे, फ्रिक्शन के भी दिखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोगों को प्रेशर से भी दिखेंगे। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के उस चैप्टर को कवर करने की भरपूर कोशिश की है। और साथ में ये भी मैं एक जानकारी आप लोगों को दे देना चाहूंगा कि 21 नवंबर से बीपीएससी मेंस के लिए हमारे यहाँ बैच शुरू हो चुकी है। जो बच्चे 71वीं बीपीएससी पीटी क्वालीफाई कर चुके हैं वो इस बैच को ज्वाइन करेंगे, या जिनको 72वीं देना भी है तो मेंस की तैयारी उनकी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ मेंस की स्पेशल बैचेज भी शुरू हो गए हैं। और साथ में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं मेंस का तो उसके लिए भी हमारे पास बैचेज अवेलेबल है। तो आप हमारे एकेडमी में पधारिए, पहुंचिए, इंक्वायरी करिए और बैचेज को ज्वाइन कीजिए। फाउंडेशन बैच भी हमारा 24 नवंबर से शुरू हो रहा है, शाम के 3 बजे से, हिंदी मीडियम। ठीक है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, जो कह रहा है कि अ फोर्स इज, बल एक होता है। क्या होता है? केवल खिंचाव होता है, खिंचाव या धक्का होता है, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान होता है, या केवल धक्का होता है। तो बल न केवल खिंचाव है, न केवल धक्का है, बल्कि खिंचाव या धक्का दोनों है। आप पढ़े होंगे कि न्यूटन के गति का पहला नियम ये बताता है बल की परिभाषा। बल की परिभाषा, फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन के गति के पहले नियम से पता चलता है, जो बोलता है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके गति को या तो रोक सकता है, या अगर विराम में है तो उसको गति में ला सकता है। तो फोर्स क्या है? तो खिंचाव या धक्का दोनों है फोर्स। क्लियर? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। और बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। और बल के लिए इक्वेशन मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, बल के लिए जो मिलता है इक्वेशन, व्यंजक मिलता है, वो गति के द्वितीय नियम से। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो न्यूटन क्या है? तो अगर मास की बात करें तो किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? तो कहेंगे कि आप न्यूटन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम लोगों ने तुरंत सीखा और तुरंत आंसर मिल गया। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बल का एसआई यूनिट क्या है तो कहेंगे न्यूटन। जूल किसका एसआई यूनिट है? तो जूल एनर्जी का भी एसआई यूनिट है और वर्क का भी एसआई यूनिट है। कौन? जूल। क्लियर? आगे अब पास्कल। पास्कल जो है ये प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। प्रेशर के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। किलोग्राम किसका यूनिट है? तो यह मास का एसआई यूनिट होता है, किलोग्राम। क्लियर? अब देखिए यहां पे अगर हम लोग देखें वर्क के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए क्या है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें तैयार रहना होगा कि जो भी इधर उधर से क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमाए, हम लोग ना घूमे और उस प्रश्न का आंसर करें। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आप आंसर देंगे। कह रहा है कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द स्टेट ऑफ मोशन। कह रहा है कि एक बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है। निम्नलिखित में से कौन गति की अवस्था को परिभाषित कर रहा है? देखेंगे, केवल वस्तु का आकार, तो इसमें गति की बात नहीं हो रही है। केवल वस्तु का द्रव्यमान, इसमें भी गति की बात नहीं है।
केवल वस्तु का रंग इसमें भी नहीं, उसकी चाल या गति की दिशा दोनों बदल सकता है। यह बल के गति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी बल किसी वस्तु की गति भी बदल सकता है और उसके गति की दिशा भी बदल सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल देना है। तो यहां पे तो ये जानना होगा कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट का मतलब क्या है। तो कांटेक्ट का मतलब हुआ कि जब हम बल लगाएंगे तो उस वस्तु से हमें टच करना होगा। सपोज ये मार्कर पे हमने फोर्स लगाया, तो मार्कर को अपने मसल से पकड़ा फिर उठाया, या फोन को उठाना है तो हमें मसल से टच करना होगा। तो जब हम अपने मसल से या कोई भी कार्य करेंगे, जब फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर फोर्स लगाने के लिए उस वस्तु को टच करना पड़े, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। न करना पड़े तो नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आप देखिए यहां पे नॉर्मल जो बल होते हैं, नॉर्मल बल तो हमेशा वस्तु को छूना ही होगा, मांसपेशीय बल हमेशा छूना ही होगा, घर्षण बल हमेशा छूना ही होगा। यानी ये तीनों के तीनों क्या है? तो तीनों के तीनों कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा वहां है, पृथ्वी पर के पानी को खींचता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये बिना छुए, बिना टच किए जो काम करे बल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आंसर हुआ इसका क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और संपर्क बल का एग्जाम्पल होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा गति का विरोध करता है? हमेशा गति का जो विरोध करे, तो हम लोग देखते हैं कि मांसपेशीय बल गति का विरोध नहीं करता, बल्कि गति का साथ भी देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अपोज भी करता है, साथ भी देता है। मैग्नेटिक फोर्स अपोज भी करता है, साथ भी देता है। लेकिन जहां बात आती है फ्रिक्शन फोर्स, तो ये हमेशा गति का विरोध करने के रूप में जाना जाता है। हमेशा कोई भी वस्तु गति कर रही है, ये उसके विपरीत दिशा में काम करके उसके गति को रोकने की कोशिश करता है, और उस बल को कहते हैं घर्षण बल। इस घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग ढेर सारे उपाय करते हैं। ये अगर देखें, हम लोग तो हाथ में ही क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, थोड़ा हाथ सॉफ्ट हो जाए। गाड़ियों के चैन में मोबिल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, या गाड़ियों के इंजन के अंदर मोबिल डालते हैं, ताकि घर्षण का मान क्या हो सके, कम हो सके। क्योंकि ज्यादा रहेगा तो वहां उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा तो गाड़ियों के पार्ट्स क्या होंगे, डैमेज। क्लियर? तो यानी आंसर क्या हुआ यहां पर, कि हमेशा जो गति का विरोध करता है वो ऑप्शन नंबर सी है, घर्षण बल है। घर्षण बल है। आगे हम लोगों से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल है? कौन सा एक संपर्क बल है, उसके बारे में अब बताना है। कौन सा एक कांटेक्ट फोर्स है? अब देखिए, मैग्नेटिक फोर्स को हम लोगों ने देख लिया है कि ये कांटेक्ट फोर्स तो नहीं है, क्योंकि मैग्नेट यहां है, एक मैग्नेट यहां है, फिर भी दोनों एक दूसरे पे काम करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोगों ने देख लिया कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यही था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बालों में कंघी या पेन लगा करके कागज को उठाते हैं, तो कागज से सटाना थोड़ी ना है, कागज से दूरी रहेगा तो खींच लेगा, तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। घर्षण बल जब भी लगेगा वस्तु से टच में रहेगा, तो टच में रहा, घर्षण रहा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा। समझे बात को? नहीं समझो। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मैंने बोला था कि बीपीएससी में आजकल एमसीक्यूज, जब मतलब बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो उस न्यूमेरिकल के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना है। तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग हर सेट में एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ले रहे हैं फिजिक्स वाले में, ताकि काम हो जाए हम लोगों का। अब कह रहा है कि यदि 10 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर, यानी एरिया का वैल्यू कितना दिया है, तो 10 मीटर स्क्वायर पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। फोर्स कितना का? 100 न्यूटन का लगाया जाता है। तो दाब कितना होगा? तो दाब इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन, एरिया का वैल्यू 10, 10, 10, 100, यानी कि कितना? तो कहेंगे 10 पास्कल। कितना फोर्स लगेगा? 10 पास्कल का प्रेशर अप्लाई होगा। समझे इस बात को? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर? छोटे छोटे न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहना है एग्जाम के लिए।
अगले प्रश्न को देखेंगे। दाब को परिभाषित किया जाता है। प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर को, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हम लोग ये बात जानते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है। इसीलिए देखते हैं कि जब कील को अगर किसी दीवार में ठोकना है, तो कील को इधर से नहीं, ये दीवार की तरफ नहीं रहेगा, ये रहेगा नुकीला, ताकि क्या हो जाए, एरिया कम हो जाए तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से कि कोई व्यक्ति दलदल में फंस रहा है, तो उसको दलदल में लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब लेट, अब खड़े हैं हम लोग, तो हम लोग के दोनों पैरों पे पूरा फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर का मान ज्यादा हो जाता है। तो जब लेट जाता है व्यक्ति, तो एरिया का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझे बात को? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो कह रहा है कि सतह के समानांतर कार्य करने वाला बल, यही तो पर्णोत्तकल थ्रस्ट था। आगे कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, प्रति इकाई द्रव्यमान पर लगने वाला बल, जी नहीं। कह रहा है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को कहते हैं प्रेशर। प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखेंगे कि व्हाई आर द स्ट्रैप ऑफ स्कूल बैग मेड वाइड। इसका आंसर आप करेंगे कि स्कूल बैग की जो पट्टियां होती है, जो हमारे कंधे पर आते हैं, कोई भी बैग जो इसको हम लोग पीठ पर लेते हैं, तो उसका ये पट्टी चौड़ा रहता है। ये चौड़ा पट्टी क्यों रहता है, ये हम लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि बैग को बड़ा दिखाने के लिए, कंधे पर लगने वाले बल को कम करने के लिए, कंधे पर लगने वाले दाब को कम करने के लिए, कंधे पर दाब बढ़ाने के लिए। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि जब हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं, जब हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा कि कील को जब लगाना रहता है दीवार में, तो नुकीले वाले पार्ट को कील दीवार के पास रखते हैं, ताकि फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा। या दलदल में फंसते हुए व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कि दलदल में वो क्या करे, लेट जाए, ताकि एरिया बढ़ जाए। क्लियर? तो वैसे ही ये जो बैग की यहाँ पे पट्टियां आती है, ये जितना पतला होगा, यानी चौड़ा ना रह के क्या रहे, पतला रहे, तो क्या होगा कि हमारे कंधे पे एरिया कम होगा ना उस बैग का, पट्टे का, तो जिसके कारण क्या होगा कि वहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो ऐसा लगेगा हल्का बैग भी लगेगा भारी है, और चौड़ा हो जाएगा तो कम लगेगा। यानी ये क्या करता है, तो कंधे पर दाब को कम करता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बल को कम करता है, फंस जाएंगे तुरंत। दाब को कम करता है, क्या करता है, दाब को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। कहा जा रहा है हम लोगों को अगले प्रश्न में कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू। कितना अच्छा प्रश्न है। मैंने थोड़ी देर पहले इस चैप्टर में, इसी सीरीज में हम लोगों ने इस पे बात किया था, शायद, शायद नहीं, मैंने किया ही था। तो इसका जवाब देंगे कि दाब का एसआई मात्रक जो पास्कल है, वो किसके बराबर होता है। दाब का जो एसआई मात्रक पास्कल है, तो प्रेशर इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या, कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए क्या है, न्यूटन, एरिया के लिए क्या है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो ऐसा जो ऑप्शन दिखेगा वो आंसर हो जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए पर ही है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही आंसर। और वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बार होता है, तो बार बड़ा यूनिट होता है। तो एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। इस बात को भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। क्लियर? समझे? चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न है
कि जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब कार्य करता है। तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक वैज्ञानिक को याद करेंगे जिनका नाम है पास्कल। क्या नाम है? पास्कल। पास्कल साहब कहते हैं कि अगर कोई बर्तन में पानी एकदम लबालब भरा है और जब इसमें एक पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो टुकड़े दाब जो लिक्विड पर पड़ेगा वो सभी दिशाओं में पड़ेगा। इसे देखें, बाल्टी में जब पानी भरा हुआ है लबालब और उसमें हाथ ही डालेंगे, मग ही डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो पानी बाल्टी के चारों तरफ से लीक होता है। और यही तो पास्कल का नियम है कि जब हम लोग किसी द्रव पर दाब डालते हैं तो दाब सभी दिशाओं में वितरित होता है, सभी दिशाओं में समान मात्रा में वितरित होता है। इसीलिए तो पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक मशीन, जितना हाइड्रोलिक शब्द मिला, जितना आपको हाइड्रोलिक वर्ड मिले, सब पास्कल के नियम पर काम करता है। सोच सकते हैं कि पास्कल साहब का ये महान खोज कितना क्रांतिकारी रहा, यानी कि सभी दिशाओं में कार्य करता है, सभी दिशाओं में, केवल सभी दिशाओं में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों कि फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज्ड विद, द्रव दाब बढ़ता है, कब बढ़ता है? तरल के घनत्व में वृद्धि होने पर, कह रहा है कि तरल के घनत्व में कमी होने पर, गहराई में कमी होने पर, कंटेनर के सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर। कह रहा है कब बढ़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग बात करते हैं कि कोई समुद्र है, गहरा है, तो जब हम लोग गहरे समुद्र में जाएंगे तो अगर हम 5 फीट नीचे गए हैं, कितना? 5 फीट नीचे, तो पानी का दाब होगा 5 फीट हमारे शरीर पर। और 10 फीट नीचे चले जाएं तो जाहिर सी बात है कि पानी का दाब 10 फीट हमारे बॉडी पर पड़ेगा। 15 फीट चले जाएं तो जाहिर सी बात है कि 15 फीट बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे तो दाब बढ़ते जाएगा। बट यहां पे बोल रहा है कि गहराई में कमी, तो यह आंसर नहीं होगा। गहराई में वृद्धि करते तो दाब बढ़ता। अब कह रहा है कि तरल के घनत्व में कमी कर दें, तरल के घनत्व में कमी। अब जैसे पानी है, पानी से भी हल्का कोई पदार्थ लेकर आ जाए, कोई तेल, तो हल्का लेकर आएंगे तब तक घनत्व कम होगा, और हल्का लाएंगे तो फिर दाब बढ़ेगा कहां से? तो ये भी नहीं ऑप्शन। तरल के घनत्व को बढ़ा दे, तरल के घनत्व को बढ़ा दे। पानी है, पानी में नमक मिला दे, बढ़ जाएगा। पानी है, पानी में नमक मिला दे, बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ाएंगे तुरंत बढ़ जाएगा। घनत्व का मतलब चिपचिपापन। जैसे एक कंटेनर में पानी है और दूसरे में हनी है, तो हनी में क्या होगा? दाब अधिक होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि कंटेनर के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा दे, गिलास की जगह प्लेट ला दे, तो बढ़ेगा थोड़ी ना, घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों कि हमारे चारों ओर की हवा द्वारा डाले गए दाब को कहा जाता है? हमारे चारों ओर की हवा द्वारा डाले गए दाब को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हमारे यानी ये पृथ्वी, पृथ्वी पर हम, हमारे चारों तरफ जो हवा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी को तो हम लोग कहते हैं वायुमंडल। और ये वायुमंडल भी हमारे शरीर पर दाब डालता है। इसी को हम लोग कहते हैं वायु दाब, इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को वायु दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया। वैक्यूम में कोई हवा नहीं रहता, एकदम खाली। क्लियर? फ्लूइड प्रेशर, जब कोई द्रव के दाब की बात होगी तो उसे फ्लूइड प्रेशर कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण प्रेशर, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई दाब आएगा तो उसको कहेंगे गुरुत्वाकर्षण प्रेशर। अब यहां से एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम लोगों ने कह दिया, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हमारे पास यंत्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। और बैरोमीटर में मर्क्यूरी का प्रयोग किया जाता है, यानी बैरोमीटर में मरकरी धातु रहती है। तो अब हम लोगों से पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि बैरोमीटर का रीडिंग जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या होगा?
बैरोमीटर का रीडिंग जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे कि जब बैरोमीटर के रीडिंग की बात हो, तो जब बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आए, तो हम लोग कहेंगे वर्षा होगी। क्लियर? अचानक नीचे आ जाए, अचानक नीचे आ जाए तो कहेंगे आंधी होगा, तूफान होगा, पतले लोग छत पर नहीं रहेंगे। अब बैरोमीटर का रीडिंग जब धीरे धीरे ऊपर जाए, धीरे धीरे ऊपर, तो हम लोग कहेंगे कि मौसम साफ होगा। और अचानक ऊपर चला जाए, और अचानक ऊपर चला जाए तो इस स्थिति में क्या होगा कि मौसम जो है ये अत्यधिक शुष्क हो जाएगा, एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएगा। तो अत्यधिक शुष्क कब होगा? तो जब बैरोमीटर का रीडिंग अचानक ऊपर चला जाए, तो उस समय अत्यधिक शुष्क हो। क्लियर? तो आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो रहा है इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए यहाँ पे वो सवाल आ ही गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो क्या वो थर्मामीटर होता है? तो नहीं, थर्मामीटर से हम लोग तापमान को मापते हैं। आमीटर से हम लोग विद्युत धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ये आंसर हो गया। ओडोमीटर से हम लोग किसको मापते हैं? तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। किससे? ओडोमीटर से। तो ओडोमीटर भी याद रखना है एग्जाम के लिए, आमीटर भी याद रखना है, थर्मामीटर भी याद रखना है। क्लियर? थर्मामीटर बहुत प्रकार के होते हैं। थर्मामीटर में जैसे एक थर्मामीटर है, आप जानते होंगे, जिसे कहते हैं हम लोग लिक्विड थर्मामीटर, लिक्विड थर्मोमीटर। दूसरा गैस थर्मोमीटर। तीसरा जो होता है वो प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर, प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर। चौथा जो होता है थर्मोकपल थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर। और पांचवा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर, टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर। ये सभी के सभी क्या है? तो थर्मामीटर के प्रकार हैं। टोटल रेडिएशन जो पाइरोमीटर होता है, इससे हम लोग सूर्य ताप को मापते हैं। सूर्य तापमान को मापने के लिए, सूर्य का ताप मापने के लिए टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है। टी प्रोपोर्शनल सॉरी ई प्रोपोर्शनल टी का पावर 4 होता है। समझे? तो इन बातों को ध्यान रखना है यहां से इस पॉइंट में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो अब यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल में यहाँ रहेंगे तो दाब ज्यादा होगा, यहाँ ऊपर जाएंगे तो अभी इतना ही वायुमंडल ऊपर है, यहाँ जाएंगे तो इतना ही है। तो जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, तो वायुमंडलीय दाब हम लोगों को घटता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, कोयले की खान में चले गए। कोयला का खान क्या है? अंदर है ना। तो जब हम लोग पृथ्वी सतह से अंदर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा कि घटेगा? तो पृथ्वी सतह से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, पृथ्वी सतह से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। जिसके कारण क्या होता है? कुछ घटनाएं घटती है। जैसे जल का क्वथनांक बिंदु, पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर? वायुमंडलीय दाब पर। यानी वायुमंडलीय दाब अधिक होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अब यह है कि पहाड़ों पे जब हम लोग चले गए तो पानी का वायुमंडलीय दाब पहाड़ों पे कम होगा, तो पानी वहां पे कम तापमान पे ही उबलने लगेगा। इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में देर होती है। तो पहाड़ों पर खाना बनाने में देर क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ों पे जब ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। समझे बात को? और वहीं प्रेशर कुकर में जो वायुमंडलीय दाब है, प्रेशर कुकर के अंदर, वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से 1.75 गुना अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर कुकर में पानी 120 डिग्री पर बॉयल होता है। या आप देखे हैं कि जब एरोप्लेन में यात्री चढ़ते हैं तो यात्रियों को बोला जाता है कि अपने पैकेट से पेन निकाल लें, क्योंकि पेन लीक हो सकता है।
या पहाड़ों पे चढ़ते समय व्यक्ति के नोज से ब्लीडिंग होने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होगा तो हमारे पतले पतले जो नोज में वेन है वो फट जाते हैं। या ये पेन जो जिस प्रेशर पर है वो प्रेशर से कम प्रेशर हुआ, लीक हो गया पेन, तो ये वायुमंडलीय दाब का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो यानी ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। डीप सी ड्राइवर वियर अ स्पेशल सूट प्राइमरली टू कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि गहरे समुद्र के जो गोताखोर होते हैं मुख्य रूप से किसका सामना करने के लिए विशेष प्रकार की सूट पहनकर जाते हैं। यानी जो समुद्री गोताखोर हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, तो एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं। स्पेशल सूट किस लिए पहनकर जाते हैं? इस सवाल का जवाब देना है। क्या वो कम तापमान के चलते, या पानी का बहुत अधिक दाब के कारण, तेज धाराओं के कारण, कम वायुमंडलीय दाब के कारण? तो जब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये समुद्र है, तो समुद्र में जब हम लोग नीचे की ओर जैसे-जैसे जाएँगे, तो क्या होगा? दाब बढ़ते जाएगा। लेकिन ये दाब किसका है? वायु का दाब नहीं है, ये दाब पानी का दाब है ना। पानी के अंदर जाएँगे तो पानी दाब, हवा के अंदर जाएँगे तो हवा का दाब। तो पानी के अंदर जैसे-जैसे नीचे जा रहे हैं, वैसे-वैसे दाब बढ़ रहा है और हमारा शरीर एक वायुमंडलीय दाब को झेलने के लिए नेचर ने बनाया है। मतलब उससे अधिक दाब होगा तो हमारे शरीर पर अलग तरह के प्रभाव पड़ने लगेंगे। हमारे कोशिकाएँ दबने लगेगी। तो फिर हम लोग जिंदा नहीं रह पाएँगे। तो लाइफ जैकेट जो समुद्री गोताखोर हैं वो पहन कर जाते हैं ताकि इस दाब को वो झेल सकें। समझे बात को? अब स्पेस में जो सूट पहन के जाते हैं, वहाँ दाब नहीं है, तो वहाँ दाब बनाए रखने के लिए सूट चाहिए। और समुद्र के अंदर दाब को कम करने के लिए कि हमारे शरीर के ही दाब के बराबर दाब रहे। तो यानी पानी के अत्यधिक दाब से बचने के लिए जो गोताखोर हैं वो स्पेशल जैकेट पहन कर जाते हैं। और जो समुद्री गोताखोर हैं अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो कौन सी गैस रहती है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम मिक्स रहता है। समुद्री गोताखोर जिस गैस सिलेंडर को अपने पीठ पर लेकर जाते हैं सांस लेने के लिए, उसमें कौन सी गैस रहती है? तो बोलेंगे कि सर उसमें जो गैस रहती है उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है? गहरे गोताखोरों के लिए अगर ऐसे ही नॉर्मल है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी चलता है, तो नाइट्रोजन पेशेंट वगैरह के लिए। लेकिन बहुत डीप्थ में जाना है तो वहाँ पे नाइट्रोजन काम नहीं करेगा। नाइट्रोजन भारी गैस है, तो छल्ले पड़ने लगेंगे शरीर के कोशिकाओं में, तो इसलिए वहाँ पे हीलियम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कि घर्षण के निम्नलिखित प्रकारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे कम से उच्चतम की ओर जाना है। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। आप जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होते हैं, एक तो फ्रिक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे फर्श पर एक बक्सा पड़ा हुआ है, बक्सा को ढकेल के आगे करेंगे, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। यानी फ्रिक्शन इतना है कि वो रुका हुआ है, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन ऐसे फिसल रहा है, जैसे पार्क में स्लाइडर पर आप फिसलते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और कभी-कभी आप देखे होंगे कि सीढ़ी से बच्चे गिर जाते हैं, सीढ़ी पर से गिरे ऐसे लुढ़कते हुए नीचे आ रहे हैं, तो लुढ़कते हुए जब आएँगे तो उसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो किसका मान अधिक होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान सबसे अधिक होता है और रोलिंग का सबसे कम होता है। तो रोलिंग यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। देखिए रोलिंग यहां पे है। तो रोलिंग से अधिक स्लाइडिंग में, स्लाइडिंग से अधिक स्टैटिक में। सबसे अधिक किसमें? स्टैटिक में, उससे कम स्लाइडिंग में, सबसे कम रोलिंग में। तो ये सजा लेंगे आप। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, बीपीएससी में आया भी हुआ है। रोलिंग फ्रैक्शन को आप देख सकते हैं गाड़ियों के बॉल बेयरिंग में। गाड़ियों के लिए जो बॉल बेयरिंग रहता है, गोल-गोल रहता है, कि रोलिंग में क्या होता है कि वस्तु हमेशा सतह से चिपकी हुई नहीं रहती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। या आंसर इसका डी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने का क्या उद्देश्य है? तो कैरम बोर्ड पर आप देखते हैं कि कैरम बोर्ड से रिलेटेड जो गोटियां होती है उसको क्या करना है? आगे की ओर बढ़ाना है।
अब कैरम बोर्ड जो है वो एक लकड़ी है, वुड है। तो वुड और कैरम की जो गोटियां हैं दोनों के बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण बहुत तेजी से गोटियां नहीं भागती। तो उसके लिए अब क्या है कि अब फ्रिक्शन को कम करना होगा। तो कैरम बोर्ड पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर हम लोग क्या करते हैं? पाउडर का छिड़काव करते हैं। पाउडर डालते हैं जिसके कारण फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है। जिस तरह से गाड़ियों के चैन में हम लोग मोबिल ग्रीस डालते हैं, गाड़ियों के इंजन पार्ट्स में भी मोबिल डालते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो कम करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं पाउडर का। तो राइट आंसर क्या हो गया कि घर्षण को कम करने। क्लियर? बढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं, बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं। स्ट्राइकर का भार बढ़ाने की कोई बात नहीं, केवल घटाने की बात। और घटाने वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए पर है। 19 नंबर है, मशीनरी में बॉल बेयरिंग का उपयोग करते समय किस प्रकार के घर्षण का उपयोग किया जाता है? मशीनरी में बॉल बेयरिंग का उपयोग करते समय किस प्रकार के घर्षण का उपयोग किया जाता है? तो मशीनरी में बॉल बेयरिंग की बात हो रही है, तो ये धुरा हो गया गाड़ी का। यहां पे चक्का लगेगा, तो यहीं पे बॉल बेयरिंग लगा हुआ रहता है। तो बॉल बेयरिंग में छोटे-छोटे बॉल होते हैं। अब बॉल की बात क्या है कि हमेशा वो इससे चिपके हुए, सटे हुए नहीं रहेंगे। तो जिसके कारण वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इसका आंसर हो जाए। रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? समझे बात को? यस और नो बोलते रहना है। आंसर भी आप लोगों को करते रहना है। हवाई जहाज और पक्षियों में मुख्य रूप से धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन शरीर का आकार होता है, ऐसा क्यों? पक्षियों भी देखें धारा रेखीय, हवाई जहाज भी पक्षियों की तरह, ऐसा क्यों? क्या वो स्थैतिक घर्षण को बढ़ाने के लिए? स्थैतिक घर्षण से उनका कोई संबंध नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़ाने के लिए? नहीं। उत्प्लावन बल को बढ़ाने के लिए? नहीं। क्यों? तो ये रिड्यूस फ्लूइड फ्रैक्शन, तरल घर्षण या कर्षण को कम करने के लिए, तरल घर्षण या घर्षण को कम करने के लिए शरीर का बनावट इनका ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्नेहक जैसे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, का उपयोग मशीनों में किस लिए किया जाता है? लुब्रिकेंट का प्रयोग मशीनों में किस लिए किया जाता है? तो लुब्रिकेंट की हम लोगों ने बात किया। लुब्रिकेंट का मतलब क्या हो गया कि तेल हो गया, ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया। एक सॉलिड लुब्रिकेंट भी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। एक सॉलिड लुब्रिकेंट भी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। ये भी फ्रिक्शन को क्या करता है? कम करता है। लेकिन ये हैवी मशीनों में कम करता है। भारी मशीनों में ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारी मशीनों में तापमान क्या होता है? अधिक होता है। भारी मशीनों में तापमान अधिक होता है, तो उसी तापमान को कम करने के लिए इसका सॉरी सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। अब यहां बोल रहे हैं कि क्यों उपयोग करते हैं? तो आप जानते हैं कि उपयोग करने का एक ही उद्देश्य है कि घर्षण को कम करना। क्योंकि घर्षण होगा तो मशीनों के पार्ट्स घिसेंगे और मशीनों के पार्ट्स जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इस तरह के ऑप्शन को खोजेंगे। पुर्जों का तापमान बढ़ाना, भार वाहन क्षमता को बढ़ाना, घर्षण बढ़ाकर मशीन के जीवन काल को बढ़ा, घर्षण बढ़ेगा तो मशीन का जीवन काल तो घट जाएगा। चलते पुर्जों के घर्षण को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि फोर्स से क्वेश्चन, प्रेशर से क्वेश्चन और फ्रिक्शन से जो क्वेश्चन बनने वाले थे एनसीईआरटी से, तो हम लोगों ने उन प्रश्नों को सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि आप लोग हर दिन प्रश्न को करते हैं और हर दिन आप एनसीईआरटी के छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आते हैं, जिसके कारण गलतियां हो जाती है, तो आप जवाब नहीं कर पाते थे, अब धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ना शुरू हो गया होगा। तो हम लोग ऐसे ही मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे और हर दिन एक एनसीईआरटी के चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सीखते हैं इससे कुछ। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी